हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ शेजल एंड वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप सभी को पता है कि हमारे जो है सेशन चल रहा है अभी प्रश्न बैंक सीरीज के। ठीक है, तो उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है, मैंने इस चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, मतलब हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है ऑल ओवर पूरी। अब हमारी जो यूनिट बची है वो कौन सी है, सॉरी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, तो यूनिट नंबर सेकेंड में हम लोगों ने शुरू किया था फर्स्ट चैप्टर, यानी कि सिक्वेंस वाइज हमारा फिफ्थ चैप्टर है ना, यानी कि पुष्पी पादपों की आकारिकी, यानी कि 11th स्टैंडर्ड में। तो इसको हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे। कल थोड़ा बहुत जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, है ना। क्वेश्चंस कुछ है जो मैं आपको करा चुकी हूँ। सो आज के सेशन में कुछ चीजें रह गई हैं, तो इसको हम लोग कवर कर लेंगे, एकदम बढ़िया से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए, सो एक बार देख लेते हैं सारी चीजें। यदि आपको नहीं आंसर्स मिले हैं या आपने नहीं देखा है तो एक बार मैं यहाँ तो रिवाइज तो करा ही दूंगी। साथ ही साथ करना ये है कि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं आप उन पे विजिट कर लेना, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो हमें अपना इतना टाइम वेस्ट आपके साथ नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, मतलब इन चीजों को एक्सप्लेन करके, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं इन चीजों को उठा के पूरे चैप्टर का सिनेरियो आपको दे चुकी हूँ, है ना। पूरा सिनेरियो आपको दे चुकी हूँ इन सारी चीजों का। ओके, लेकिन फिर भी देख लो फटाफट से। देखो हर एक चीज को याद रखना। देखो दो चीज में कंसेप्ट बना के रखना, ठीक है। दो चीजें मैंने बताई हैं, एक तो ये कि जड़ें विकसित होती हैं तो हमेशा ही बात आती है किसकी, मूलांकुर से। किससे होती है भाई, मूलांकुर से होती है ना। पेन ले लेते हैं, पेन यूज नहीं किया हुआ था, ठीक है। किससे होती है भाई, मूलांकुर से। देखो है ना, जड़ें विकसित होती है किससे, जड़ की बात करते हैं तो मूलांकुर से। जड़ विकसित होती है किससे, मूलांकुर से। देखो क्वेश्चन तो है ही, क्यों इसलिए फोकस किया जा रहा है, हमेशा काम में आएगा, एक नंबर में काम में आएगा आपके, है ना। तो जड़ विकसित होती है हमेशा किससे, सॉरी जड़ें विकसित होती है किससे, मूलांकुर से। किससे होती है भाई, मूलांकुर से, ठीक है। मूलांकुर से, किसके मूलांकुर से, बीज के। किसके, बीज के मूलांकुर से, है ना। ये चीज याद रखना, पकड़ के चलना बेसिक को, है ना। चलिए, और जब बात तना की करते हैं, जब तना की बात करते हैं तो तना किससे विकसित होता है भाई, बीज के प्रांकुर से। किससे होता है, प्रांकुर से होता है। तो इन दो चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लेना, है ना, और कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। मूलांकुर और प्रांकुर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सुन के कि ये प्रांकुर और मूलांकुर आते कहां से हैं, तो ये किस चीज का पार्ट है भाई, किसका, बीज का। साउंड की आ रहा है ना, हाँ ठीक है, मुझे लगा ऐसा ना हो कि साउंड ऑफ हो, है ना। चलिए, आ रही है वॉइस वगैरह, सारी चीजें क्लियर हैं आपको, है ना। और इसके अलावा देख लें कि मूसला सॉरी मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं भाई, मूल रोम पूछा गया है, और जड़ के किस भाग में, तो वो होते हैं किसमें परिपक्वन क्षेत्र में होते हैं ना। और श्वसन मूल पाई जाती है भाई, श्वसन मूल राइजोफोरा, ठीक है। क्या होगा, बड़ा ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बरगद में नहीं होगा, मक्के में नहीं होगा, गेहूं में नहीं होगा। अब बात आती है मक्के का साइंटिफिक नेम और गेहूं का साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो मक्के का साइंटिफिक नेम मैंने क्या बताया था, जियामेज। क्या बताया था, जियामेज, हिंदी में लिख देती हूँ। और गेहूं का क्या बताया था, ट्रिटरिकम एस्टिवम, ठीक है। क्या होता है, ट्रिटरिकम एस्टिवम होता है। क्या होता है, ट्रिटरिकम एस्टिवम होता है ना। क्लियर हो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे देखा जाए कि तने का रूपांतरण देखो, अच्छा तने के रूपांतरण का रूपांतरण है पूछा गया है, तो आलू, अदरक, हल्दी और सभी, ठीक है। और पत्ती के भाग होंगे तो पर्णाधार, पर्णवृंत और मध्यशिरा। मेरा बताने का उद्देश्य टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं था, ये था कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको, यदि आपने सिलेबस बिल्कुल भी नहीं देखा है तो आप इन चीजों के माध्यम से पूरा सिनेरियो समझ लोगे पूरे चैप्टर का, ठीक है। पूरी अंडरस्टैंडिंग बेसिक आपकी क्लियर हो जाएगी इस चैप्टर में, यदि आपने पहले कभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो, है ना। चलिए, सब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्योंकि ये सारी चीजें कर चुके हैं तो इन पे टाइम अपना लगाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ये सही जोड़े हैं। और एक चीज और, ठीक है, बढ़ने से पहले सुन लो, काम की बात है इसलिए सुन लो। जब भी सही जोड़े बनाते हो तो उसको 3 स्टेप फॉलो किया करो, ठीक है। 3 स्टेप कौन कौन से फॉलो करने हैं सही जोड़े बनाते वक्त एग्जाम में, यदि
यदि जब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यदि जब आपको कंफ्यूजन है तब, है ना, तब आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं मैचिंग के वक्त। ठीक है, कौन सा, कि जो आपको मैचिंग में सही जोड़े में लग रहा है कि एग्जैक्ट आपको उसका आंसर पता है, तो वो सही जोड़े मिला दो, है ना। अब दूसरा क्या करना है, दूसरे राउंड में आपको क्या करना है कि जो चीजें आपको लैग कर रही हैं पहले उसको मैच करके देखो कि कौन सी इससे बन सकती है, वो आप मिला दो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना ये है कि जो चीज बच रही होती है, सारे मैच मिलाने के बाद, सारी मैचिंग करने के बाद जो चीजें बच रही होती हैं फिर उनको बकाया से आपको कर देना है। और फिर एक बार आप ऑप्शन में जो दे रखा होता है सीक्वेंस ABCD का जो भी, तो आप उसमें मिला लेना जो आपका आ रहा हो क्या सही है या नहीं, है ना। इससे वो लोग भी सही जोड़े कर ले जाते हैं। इस आप यदि इस ट्रिक को या जो भी कहो, है ना, तो आपको नंबर मिल जाते हैं, है ना। देखो कभी भी जो भी होता ना, अपन कहते हैं ट्रिक ट्रिक याद कर लो, इस चीज की ट्रिक, उस चीज की ट्रिक, ये ट्रिक वो ट्रिक, है ना। तो होता ये है कि ट्रिक भी एक बेसिक कंसेप्ट से आती है। ट्रिक भी कहां से आती है, बेसिक कंसेप्ट से आती है ना। जब हम फॉर्मूला खुद बना सकते हैं किसी चीज का, ध्यान से सुनना, जब हम किसी चीज का फॉर्मूला बना सकते हैं तो हम ट्रिक क्यों याद करें, फॉर्मूला क्यों याद करें, जब हम उसको खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो चीजें कहां से आएंगी, जब हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी तब, है ना। चलिए, तो अब टाइम वेस्ट ना करें बातों बातों में, है ना, काम का जो करने आए हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग, यस, बीजांड विन्यास को हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने पर्ण विन्यास को पढ़ा, किसको पढ़ा था, पर्ण विन्यास को, बात समझ में आई थी क्या, जब मैंने आपको पर्ण विन्यास के बारे में बताया था। तो होप सो कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी और ये भी समझ आया होगा कि आपको उत्तर आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, पर्ण विन्यास मैंने क्या बताया हुआ था आपको, क्या बताया था कि किसी भी शाखा पे पत्तियों के जो लगे होने का क्रम होता है वो क्या कहलाता है, पर्ण विन्यास। ठीक है, क्या कहलाता है, पर्ण विन्यास, है ना। मैं लिख दूं क्या, ताकि आपको फिर बीजांड विन्यास समझ में आ जाएगा, लिखना पड़ेगा ताकि आपको फिर बीजांड विन्यास समझ में आएगा। ठीक है, छोटी छोटी हैंड राइटिंग में और साइड में ले लेते हैं ताकि हमारा स्पेस भी बचा रहे और आपको बातें समझ में भी आ जाए, है ना। चलिए, तो पेन मेरे ख्याल से सही है, इससे मेरी हैंड राइटिंग अच्छी आती है, मुझसे लिखते बनता है अच्छे से, है ना। इसीलिए येलो कलर का ही यूज करेंगे, है ना, और जहां चीजें आपको हाईलाइट करनी रहेंगी तो मैं वैसा कर लूंगी। ओके, चलिए, तो पर्ण विन्यास को एक बार लिख लेते हैं, ताकि हालांकि मैं ये बता चुकी हूँ, ठीक है, मुझे बोलने की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आवश्यकता है ना, आपको फिर भी जरूरी है ना। चलिए, तो देख लेते हैं पर्ण विन्यास क्या बोला था, क्या समझना था आपको, क्या बोला था मैंने, क्या समझना है कि शाखाओं पर, सॉरी, हाँ, शाखाओं पर, टहनियों पर, शाखाओं पर पत्तियों के, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, बाकी अच्छी साफ सुथरी सी डेफिनेशन मैं आपको करा चुकी हूँ, होप सो कि आपने उसका स्नैपशॉट लिया होगा और उसको करा भी होगा, है ना। चलिए, तो शाखाओं पर पत्तियों के लगे होने के क्रम को, लगे होने का क्रम, ठीक है, क्या, लगे होने का क्रम, सही है, लगे होने का क्रम, है ना, सही है ना, लगे होने का क्रम। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, ठीक ठाक हैंड राइटिंग, ठीक है, ठीक ठाक है ना, समझ में आ जाए बस इतना काफी है ना आपके लिए, बाकी ये तो हैंड राइटिंग पे वर्क आपको करना है, मुझे नहीं। ठीक है, बीजांड विन्यास, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, बीजांड विन्यास ऐसे अलग लिखा है, ठीक है, तो आपको दिक्कत जाती है बोलने में या किसी भी तरीके से, तो इसको अलग अलग लिख लो। ठीक है, विच्छेद कर लिया करो इस तरीके से, बीजांड विन्यास, ठीक है, बीजांड विन्यास। अरे हिंदी भी तो होगी ना आपके सिलेबस में, तो हिंदी भी तो आप जानते होंगे थोड़े बहुत, है ना, तो विच्छेद कर लिया करो, जब शब्द समझ में नहीं आते हैं तो उसको आप क्या करा करो, तोड़ लिया करो, चाहे वो इंग्लिश का हो और चाहे हिंदी का हो, है ना।
जब भी आपको किसी भी टर्म को प्रोनाउंस करने में, प्रोनाउंस का अर्थ क्या होता है, उसे उच्चारित करने में कठिनाई आती है, तो आप उसको विच्छेद कर लिया करें, ठीक है। ज्यादा ही हिंदी हो गया है ना, बीजांड विन्यास, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस समझ में आया कि किस तरीके से मतलब ये विन्यास एक क्रम होता है, ठीक है, ऑर्डर होता है। तो वैसे ही जब ओवरी पे, यानी कि ओवरी के अंदर, यानी कि किसके, अंडाशय के अंदर जो बीज होते हैं, बीजांड होते हैं, उनका कहाँ पे, बीजांड आसन पर लगे होने का जो क्रम होता है उसी को कहते हैं बीजांड विन्यास। क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, बीजांड विन्यास। तो मुझे क्या लिखने की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि नहीं है, है ना, मुझे लगता है कि लिखने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया से यहाँ पे आप लिख लेना ऐसे, ठीक है। तो ये मैं समझाते चलती हूँ, ठीक है, एनर्जी तो मैं लगाती हूँ आपको समझाने में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग करेंगे तो उनको फायदा होगा, जो लोग मुझे सुनेंगे उन्हें बेनिफिट इससे जरूर मिलेगा, है ना। तो एज अ होमवर्क आप इसको कर लेना, ठीक हो। कितने बढ़िया तरीके से मैं लिखती हूँ बोर्ड पे, है ना, कितने बढ़िया तरीके से, मुझे भी देखने में अपने आप में अच्छा लगता है ना। तो आप भी क्या करें, आंसर्स को बढ़िया तरीके से इसी फॉर्म में लिख लेना, है ना। चलिए, तो ये तो कंप्लीट हो गया था हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, पुष्प सूत्र और पुष्प क्रम, ठीक है, इसको आप लिख लेना, कर लेना। और इसके अलावा जालिकावत और समांतर शिराविन्यास मैंने आपको बताया था, ठीक है, इस पे मैं टाइम दे चुकी हूँ, है ना। चलिए बता देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम बस जल्दीबाजी कर रही, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। देखो इसमें भी मैंने 2 तरीके बताए हुए थे, तो जिन्होंने भी लेक्चर को देखा है तो उन्हें लगेगा कि मैम हटाओ आगे बढ़ो, है ना, और जिन्होंने नहीं देखा है तो उन्हें लगेगा कि मैम स्किप कर रही हैं जबरदस्ती का, ठीक है। बताओ, हमें तो बताओ, इस पर आंसर चाहिए, ठीक है। या तो मैम पे बनता नहीं है, या तो मैम इसको इग्नोर कर रही है, ठीक है। तो इग्नोर नहीं है, ना इग्नोर है, ना ऐसा है कि मुझे नहीं आता, ठीक है। चलिए, तो मैंने इस पे बताया था 2 तरीके, ठीक है। इस पे आप 2 चीजें फॉलो कर सकते हो। एक तो जैसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपने क्या लिखना है, समांतर शिराविन्यास, आपने क्या लिखना है, शिराविन्यास, ठीक है, समांतर शिराविन्यास, ठीक है। ये इस तरीके से भी कर सकते हो। सेकंड मतलब इसके फैक्ट आप यहाँ पे लिखोगे, है ना, ये, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप जालिकावत शिराविन्यास, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जालिकावत, जालिकावत शिराविन्यास, ठीक है, शिराविन्यास, ठीक है, जालिकावत शिराविन्यास, है ना। ये चीजें क्लियर है आपको। और आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आएगा आपका समांतर शिराविन्यास, मैं अब ज्यादा नहीं लिख रही हूँ, है ना, मैंने बहुत लिख लिया है, जालिकावत शिराविन्यास, सॉरी समांतर, और यहाँ आएगा जालिकावत, ठीक है। थोड़ी गंदी सी हो गई हैंड राइटिंग, ठीक है, तारीफ में बिगड़ गई, तो इसको आप कर लेना, है ना। अब लिखना क्या है, अब मैम अब बता दो लिखना क्या है, समझ में तो आ गया, डिजाइन तो समझ में आ गई कि करने कैसी है, ठीक है, डिजाइन तो समझ में आ गई। अब उत्तर और बता दो कि लिखना क्या है, ठीक है। चलिए, दिमाग खराब हो जाएगा कुछ बच्चों का ऐसे देख के, ठीक है। मुझे पता है वीडियो देख के कुछ बच्चों का दिमाग खराब हो जाएगा, वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे कि मैं आंसर नहीं लिखूंगी, तो ठीक है, कहीं हमें आंसर चाहिए, आंसर लिखो, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लो, घबराओ नहीं, है ना। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हल्का सा कहीं का, है ना। तो शिराविन्यास आपको समझ में आई थी मेरी बात। मैंने कहा था कि शाखाओं पर जो पत्तियों के लगे होने का एक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं क्या, एक विन्यास, ठीक है, पर्ण विन्यास। पर्ण का अर्थ होता है पत्तियां, विन्यास का वही होता है क्रम, ठीक है, दैट्स इट, इतनी बात थी। अब इसमें आंसर में ये लिखना है कि जब एक मध्य शिरा होता है किसी भी जो है पत्ती में, एक एग्जैक्ट मध्य शिरा होता है, लिख देती हूँ, मध्य शिरा से, ठीक है, शाखाएं किस तरीके, किस फॉर्म में लगी होती हैं, समांतर क्रम में लगी होती हैं। किस फॉर्म में लगी होती हैं, समांतर क्रम में लगी होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, समांतर शिराविन्यास, ठीक है। क्या कहते हैं, समांतर शिराविन्यास, है ना। ये सारी चीजें हटा देती हूँ, घबराना नहीं, ठीक है, अपने दिमाग को कूल रखना, है ना। चलिए, एक मध्य शिरा होती है, मध्य शिरा से देखो मैं लिखूंगी तो थोड़ा शॉर्ट में, बाकी समझाया मैंने बिल्कुल फुल लेंथ में है ना, समझाया मैंने पूरा फुल लेंथ में है, अपना पूरा एफर्ट लगाया है आपको समझाने में। बाकी लिखूंगी मैं शॉर्ट पे, ये होमवर्क में आपको पूरा खुद से लिखना है, सुन के, है ना।
चलिए, तो मध्य शिरा से कैसी होती है पत्तियां, मध्य शिरा से पत्तियां कैसी होती है, पत्तियां एक समांतर क्रम में लगी होती है। कैसे लगी होती है, समांतर क्रम में लगी होती है। कैसे लगी होती है, समांतर क्रम में लगी होती है। कैसी लगी होती है, समांतर क्रम में लगी होती है। ओके, क्लियर हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं जालिकावत शिरा विन्यास में। तो देखो यहाँ पे क्या कर लेना, यहाँ इनका, अच्छा एक फैक्ट और मैं लिख देती हूं, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इनका एक क्रम निश्चित होता है। इनका एक क्रम निश्चित होता है। क्या होता है, क्रम निश्चित होता है, ठीक है। हालांकि मुझे ये लिखने की कतई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारी ये स्लाइड में था और मैं इसको पढ़ा चुकी हूं और अभी भी स्लाइड में प्रेजेंट है। लेकिन ये उनके लिए है जिनके मन में डाउट आता है कि जबरदस्ती का स्किप किया जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे भी खुद को प्रूव करना था, इसलिए मैंने बता दिया ये, है ना। चलिए, तो क्या है कि चलो कुछ अच्छा मिल ही जाता है जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं ना, तो हर बार हमें कुछ नई चीज मिलती है। एक नई चीज यहाँ से आपको फिर से मिल गई कि इनका एक क्रम निश्चित होता है, ठीक है, क्रम निश्चित होता है, तभी तो इनको बोला गया है समांतर, ठीक है, यानी कि बिल्कुल समांतर होंगी, आमने सामने होंगी। समांतर बात आपको समझ में आती है ना, समांतर से अर्थ क्या होता है, आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने, है ना। तो अब जब लीफ होंगी तो कैसी होंगी, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कोई ये लीफ है, मैंने पूरा एक, ठीक है, ये हो गई उसकी क्या, मध्य शिरा, ठीक है। देखो मैं बता देती हूँ हाईलाइट करके, जैसे मान के चलो बोला गया है ये हो जाती है उसकी मध्य शिरा। क्या हो जाती है, ये मध्य शिरा, ठीक है। समझ आ गई, देखो कितना अच्छा सुंदर सा दिख रहा है, देखो बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर बन गया है। एक पेन और यूज करते हैं इस पे, ठीक है। तो ये हो गई क्या, उसकी लीफ, क्या हो गई, ये बिल्कुल समांतर, बिल्कुल आमने सामने, आमने सामने। देखो कितना सुंदर मतलब डायग्राम बन गया है ना। विजिबल है आपके लिए, हाँ दिखाई दे रहा है ना। चलिए, सब नेक्स्ट देखते हैं किसको, जालिकावत शिरा विन्यास को। तो इनका क्या होता है भाई, ये ग्रुप में होती है, इनका क्रम निश्चित नहीं होता, ये जालिकावत होती है। इनका क्रम कैसा होता है, इनका क्रम जालिकावत होता है। इनका क्रम कैसा होता है, जालिकावत होता है। कैसा होता है, जालिकावत होता है ना। कैसा होता है, जालिकावत होता है, ठीक है। ओके, लिख लेना इसको, समझ आती बात आपको इतनी। चलिए, तो समझ आए तो सेशन को लाइक कर देना और हो सके तो शेयर कर देना, है ना, ताकि और भी बच्चे इन चीजों को पढ़ सकें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती, इस पर मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो जिन्होंने भी स्नैपशॉट नहीं लिया है तो वे इसका स्नैपशॉट ले लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, जिसपे हमें काम करना है, वो कौन सा है, वो है आपका समीमाक्ष पुष्पक्रम और असमीमाक्ष पुष्पक्रम, ठीक है। क्योंकि आप लोग पुष्पक्रम पढ़ चुके हो, है ना, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो एक बार आप क्या करना कि प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस पे आप विजिट करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट में कंप्लीट लेक्चर्स जो है मैंने पढ़ाए हुए हैं, है ना, कंप्लीट लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, है ना। तो चलिए, ये लाइन बन गई, ऐसे लग रहा है जैसे पहले से बनी हुई है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, पेन चेंज करते हैं, बढ़ते हैं आगे, है ना। समीमाक्ष पुष्पक्रम और असमीमाक्ष पुष्पक्रम, ठीक है, पुष्पक्रम को पढ़ना है हमें, समीमाक्ष और असमीमाक्ष, है ना। चलिए, तो इस पुष्पक्रम में समीमाक्ष में देखते हैं, समीमाक्ष में देखते हैं कि इस पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि सीमित होती है। इस पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि कैसी होती है, सीमित होती है। वृद्धि की बात करी गई है कि इस पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि कैसी होती है, सीमित होती है, ठीक है। कैसी होती है भाई, सीमित होती है, ग्रोथ। और इनमें जो मुख्य अक्ष होता है यानी कि मेन एक्सिस होती है, इसकी क्या होती है, मेन एक्सिस होती है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि एक्सिस आपको समझाने की, जिसको हम लोग हिंदी में अक्ष कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ना। चलिए, तो अक्ष की वृद्धि इनमें क्या होती है, असीमित होती है। इतनी सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है, मुझे लगता है बहुत आसानी से याद कर लोगे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं
कि सहपत्र अनुपस्थित होते हैं। सहपत्र क्या होते हैं? समीमाक्ष पुष्पक्रम में अनुपस्थित होते हैं। देखो, यदि आप ये क्वेश्चन आंसर सीरीज को आप भी ढंग से याद करते हो ना, तो 1 नंबर वाली तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर अलग से आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्हीं चीजों से आपकी वहां जो है मजबूती बनती है, बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बशर्ते आपको सारी चीजें जो समझाई जाती हैं, कंसेप्ट आपको समझाए जाते हैं, वो उन पे पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पुष्प सहपत्रों के कक्ष से उत्पन्न होता है। पुष्प सहपत्रों के कक्ष से उत्पन्न होता है ना। और अच्छा, सहपत्र इनमें अनुपस्थित होते हैं, किनमें? समीमाक्ष पुष्पक्रम में। ठीक है, और असमीमाक्ष पुष्पक्रम में पुष्प सहपत्रों के कक्ष से उत्पन्न होता है ना। आगे बात करते हैं कि यहाँ पुष्प तलाभिसारी क्रम में निकलते हैं और यहाँ पुष्पाक्ष पर पुष्प अभिसारी क्रम में निकलते हैं। ठीक है, ये तलाभिसारी क्रम में निकलेंगे, इनमें पुष्प क्रम का तरीका, और ये होते हैं अभिसारी क्रम में, है ना। तो स्नैपशॉट ले लो इसका। ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लो, है ना, और कॉपी में लिख लो एज इट इज। ठीक है, 3 है तो 3 में काम बन जाएगा आपका। ठीक है, एकलिंगी और उभयलिंगी पुष्प में कोई 3 अंतर बताइए। ठीक है, यानी कि मोनोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मोनोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल पुष्प में कोई 3 अंतर बताइए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इस पे कि हमें कैसे समझना है। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे? पुष्प का नामांकित चित्र बनाना था। ठीक है भाई, ये बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ समझा दूंगी अभी बहुत अच्छे से। ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ना। सोलेनेसी कुल के 3 प्रमुख लक्षण, ये 3 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट से देख लो, आ जाओ, है ना। एकलिंगी पुष्प में कोई 3 अंतर लिखना है ना। चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम लोग 3 क्वेश्चन। ठीक है, यही बना लेते हैं, ज्यादा इसमें वो करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पेन चेंज कर लेते हैं फटाफट से, कि जैसे एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी को क्या कहते हैं? मोनोसेक्सुअल। ठीक है, मोनो का अर्थ क्या होता है? एक। क्या होता है? मोनोसेक्सुअल। ठीक है, ओके, क्लियर हो। अब इस पे हम लोग आगे डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। ठीक है, फिर सेकंड है क्या आपका? उभयलिंगाश्री। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, हर टीचर को लगता है। ठीक है, ओके, सॉरी। लिंगाश्री। ठीक है, उभयलिंगाश्री में इनको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। ठीक है, क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल, है ना। और बाई का अर्थ आप समझते हो, यानी कि 2 से 1। बाई का अर्थ क्या होता है? 1+, यानी कि 1 से ज्यादा। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पे 1 से ज्यादा का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 से ज्यादा का कोई वैसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप मोनो यानी कि 1, वाई यानी कि 2, ट्राई यानी कि 3, और टेट्रा यानी कि 4, पेंटा यानी कि 5, ये सारी चीजें यहाँ पे उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग चीजें हैं। जैसे बात करते हैं किसकी? मोनोसेक्सुअल की। तो हम लोग किस में पढ़ रहे हैं भाई? फ्लावर में। ये चीज भी तो ध्यान रखा करो, ये चीज भी तो ध्यान रखा करो कि हम लोग पढ़ किस चीज में रहे हैं। तो हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? इसमें फ्लावर में। इसके किस में पढ़ रहे हैं भाई? फ्लावर में पढ़ रहे हैं, है ना। किसमें? फ्लावर में। तो जैसे बात करते हैं मोनोसेक्सुअल की, है ना, तो इसमें जो मतलब जनन अंग होते हैं, पुष्प में जो जनन अंग होते हैं, पुष्प में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन होते हैं, एक तो पुमंग और दूसरा जायांग। ठीक है, क्या होते हैं? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन होते हैं, वो कौन से होते हैं? पुमंग और जायांग होते हैं। ठीक है, फ्लावर के रिप्रोडक्टरी ऑर्गन कौन से हैं? फ्लावर का रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, यार लिखना ही पड़ेगा मुझे, है ना, लिखना ही पड़ेगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनी रहे, है ना। क्या हो? बढ़िया तरीके से बनी रहे। क्या होते हैं इसके? रिप्रोडक्टरी ऑर्गन। ठीक है, क्या है? रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, यानी कि हिंदी में कहते हैं जनन अंग। ठीक है, हिंदी में कहते हैं जनन अंग। वही जब इसको मिक्सअप करके पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? जननांग। ठीक है, तो इसमें 2 ही होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन। चाहे तो आप इसको आगे लिख लेना। ठीक है, चाहो तो आप इसको आगे लिख लेना, मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टरी। तो मेल में क्या होगा आपका? क्या होगा? पुमंग होगा। ठीक है, पुमंग होगा, और दूसरा क्या होता है? जायांग होता है। ठीक है, फीमेल कौन सा होता है? जायांग होता है। ठीक है,
तो ध्यान रखना इस चीज को, मैंने इंग्लिश में नहीं बताया है क्योंकि आप इससे कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हो, ये अलग चीज है, ठीक है। अभी इस पूरी डिजाइन का, ये जो बोर्ड पे बनने वाली है पूरी डिजाइन, इसका आप स्नैपशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए, तो क्या है, ये मेल और फीमेल है ना, ये पूरा चार्ट फॉर्म का। अब बात करते हैं मोनोसेक्सुअल की। तो होता ये है कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें एक ही रिप्रोडक्टरी और एक फ्लावर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है, फ्लावर अलग अलग होंगे, या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा, यानी कि मादा पुष्प होगा या नर पुष्प होगा, ठीक है, दो अलग अलग चीजें होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही ऑर्गन होता है, यानी कि एक ही जनन अंग होता है, ठीक है, एक ही जनन अंग प्रेजेंट होता है, एक ही जनन अंग क्या होता है, यहाँ पे उपस्थित होता है, क्या होता है, उपस्थित होता है ना। और जब भी बात करते हैं किसकी, मोनोसेक्सुअल की, यानी कि उभयलिंगाश्री की, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टरी ऑर्गन उपस्थित होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, हिंदी में लिखूंगी इंग्लिश में, यहां पर तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल, यानी कि एक ही फ्लावर पे, ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, अब होगा ये कि अब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग नहीं होगा, है ना, एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है, लाइक आपका क्या, स्टेमिन, स्टेमिन क्या होगा हिंदी में, पुमंग और जायंग, ये दोनों उपस्थित होंगे, तो वो कौन सा होगा, उभयलिंगाश्री पुष्प होगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, नर और मादा दोनों क्या होंगे, जनन अंग उपस्थित होंगे, ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, ठीक है। अरे यार, मुझे भी दिक्कत हो जाती है, हिंदी हिंदी एकदम, है ना, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, जनन अंग, है ना, जनन अंग उपस्थित, यहाँ पे जनन अंग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो, है ना। चलो, तो इसका पूरा आप स्नैपशॉट ले लो, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्नैपशॉट ले लो, क्योंकि कई सारी चीजें जो होती हैं लिखी हुई होती हैं किताबी भाषा में, ठीक है, थोड़ा उनका लैंग्वेज का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है ना, तो ये समझने की चीजें हैं, बेसिक सी, ये सारी चीजें आप नोट करना अपनी कॉपी में, बहुत ही बढ़िया चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ध्यान से स्नैपशॉट ले लो, या तो वीडियो को पॉज करके अभी के अभी लिख लो, है ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपका। अब हमारा 2 क्वेश्चन रह रहे हैं ना, यानी कि सोलेनेसी कुल के 3 मुख्य लक्षण, और ये एक रह रहा है प्रारूपिक पुष्प का, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे जल्दी से, कोई इशू वाली बात नहीं है ना। तो आज के सेशन में मैंने जो 2-4 से क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करी है, उसको बढ़िया तरीके से कॉपी में लिख लेना आप, है ना, क्या करना, बढ़िया तरीके से कॉपी में लिख लेना। मुझे लगता है कि आपको वो याद हुए होंगे मेरे साथ, है ना, खुद से लिखने की कोशिश करना, खुद से, है ना, फिर जब ना बने तब वीडियो देख लेना, फिर लिख लेना, है ना। लेकिन नोट्स को अपनी मतलब स्मार्ट अच्छे से अलग से पेज निकाल लेना, उसको तरीके से आप कवर करते जाना, है ना। चलिए, सो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके से, है ना, नई चैप्टर के साथ। तब तक जो होमवर्क मैंने दिया है आपको उसको फॉलो करना, कंप्लीट करना टारगेट को, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना, थैंक यू।